गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 12th क्लास हम पढ़ रहे हैं राजा, किसान और नगर। ये हमारे इतिहास भाग 1 में सेकंड टॉपिक है, दूसरा विषय है राजा, किसान और नगर। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे अभिलेखों से किस प्रकार से अर्थ निकाला जाता है। कि जब भी हम अभिलेखों को देखते हैं, इतिहासकार जिन्होंने अभिलेखों को देखा है, अभिलेखों पर जो लिखावट है उसको पढ़ा है, उन्होंने अलग अलग प्रकार से इनके अर्थ निकाले हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, एक गुप्त काल का सिक्का है और एक योद्धेय सिक्का है। तो ये व्यापार में काम आने वाले थे सिक्के और इनसे व्यापार होता था। और यहाँ एक आपके अभिलेख का चित्र है जो अशोक का अभिलेख है। इस अभिलेख में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, जिनको क्या अक्षर को किस निशान से बनाया गया है, जिसको हम टी बोलते हैं हमारे इंग्लिश में। उस समय की भाषा ब्राह्मी खरोष्टी जो लिपि थी उसमें वैसे लिखा, च को डी लिखा जाता था, ढ को सी और द को निशान बना करके और एम को चार्ट की तरह से और रै को एल की तरह से, इस तरह से। ये जो देवनागरी की अक्षर जो है वो ब्राह्मी लिपि से मिलते जुलते थे। अशोक के जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि के थे और इसमें इसने शब्दों को रूप दिया है, ये कि कै को कैसे लिखना है, च को ढ को, इस तरह से ये जो शब्द बताए हैं। और ये ब्राह्मी लिपि है और ये देखा जाए तो ये एक तरह से देवनागरिक लिपि जो हमारी हिंदी की लिपि मानी जाती है, क्योंकि कै अक्षर की बनावट कैसी है, इसी तरह से है कि आपने एक डंडा खींचा और इसमें ऐसे, लेकिन यहाँ कैसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। च के लिए भी यही है कि आप च बना रहे हैं तो वहाँ पर इन्होंने डी बनाया, इस तरह से। अब आगे देखें, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का जो मूल है। देखा जाए तो जब लिपि का प्रारंभ हुआ तो ब्राह्मी लिपि से हुआ था, इसलिए सभी भाषाओं के मूल में इसी को प्रयुक्त किया जाता है। ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग है अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरिक लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। सबसे पहले जो अध्ययन था वो पंडितों ने किस में किया था, देवनागरिक और बंगाली भाषा की पांडुलिपियों से। और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से क्या की है तुलना, कि जैसे पहले हमें किस में मिल चुके हैं, ब्राह्मी लिपि में, तो उनकी तुलना किससे की जा रही है, इन पांडुलिपियों से की जा रही है। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह भी अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत भाषा के थे, यानी सामान्य जनभाषा के थे। यानी बाद वाले जो लेख हैं, जब संस्कृत भाषा का उपयोग होने लगा था तो बाद वाले तो जो थे वो संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन प्राचीनतम अभिलेख किसमें थे, प्राकृत भाषा, जो कैसी थी, जन भाषा थी, सामान्य लोगों की भाषा थी। और बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद जेम्स प्रिंसेस ने अशोककालीन जो ब्राह्मी लिपि थी इसके अर्थ निकाले हैं, जो कि 1838 में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जेम्स प्रिंसेस वो पहले इतिहास में होने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के ब्राह्मी में लिखे गए जितने भी अभिलेख थे उनका अर्थ निकालने का प्रयास किया। अब देखो खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा जाए। खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर के जो अभिलेख हैं उनमें कहीं कहीं प्रयुक्त हुई है। और इस क्षेत्र में जो पश्चिम का जो क्षेत्र था, पश्चिम उत्तर का, वहाँ के जो शासन करने वाले थे वो हिंदू यूनानी राजा थे, जो कि लगभग उनका समय क्या बताया गया, द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, उस समय बनाए गए थे। इन सिक्कों में राजाओं के नाम हैं, यूनानी भाषा और खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपियन विद्वानों ने अपने अक्षरों से इनको मेल किया है, यानी मिलाने का प्रयास किया है कि हाँ वास्तव में ये यूनानी भाषा में लिखे गए हैं। उदाहरण के तौर से दोनों ही लिपियों में अपोलोडोडस का नाम लिखने और एक ही प्रतीक मानने में ए शब्द का प्रयुक्त किया गया है। चूँकि जेम्स प्रिंसेस ने खरोष्टी में लिखे गए अभिलेखों की भाषा को पहचान प्राकृत रूप में की थी, इसलिए इन अभिलेखों को पढ़ना और अधिक सरल हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जेम्स प्रिंसेस ने खरोष्टी लिपि
को पढ़ लिया था, उसी के आधार पर जो बाद में जो सिक्के प्राप्त हुए थे जिनमें यूनानी और खरोष्टी भाषा थी उसको आसानी से पढ़ लिया गया, क्योंकि दोनों ही भाषाओं में एग्जाम्पल दिया है अपोलोडोरस का। इस तरह से अब बात करें हम अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों की, कि अभिलेखों से प्राप्त जो ऐतिहासिक जो अभिलेख हैं हमारे, जिनसे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, उनसे हमें अनेक प्रकार के संदेश प्राप्त होते हैं, समाचार प्राप्त होते हैं। और ये जैसे राजा का आदेश है, और राजा के आदेश के आधार पर क्या क्या कार्य होते थे उस समय का उल्लेख किया गया है। अब देखें ऐतिहासिक साक्ष्यों की, इतिहासकार अभिलेखा शास्त्रियों के काम के तरीकों से पता चलता है कि उस समय अशोक के 2 अभिलेख थे, और दोनों अभिलेखों को अगर देखें तो उसमें अशोक का नाम नहीं लिखा गया है। अभिलेख स्रोत जो 10 है उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, यानी नाम की जगह क्या लिखा है, देवा नाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय। तो यहाँ पर अशोक का नाम नहीं है, बल्कि उसकी जगह क्या है, देवानाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय। और प्रियदर्शी शब्द का भी उल्लेख किया है, यानी सुंदर राजा। अशोक के नाम पर अन्य अभिलेखों में मिलता है, जिसमें अनेक प्रकार की उपाधियां भी है। और इन अभिलेखों से अभिलेखा शास्त्री जो अभिलेख पढ़ते हैं, उन्होंने पता लगाया कि विषय, शैली, भाषा, पुरालिपि, विज्ञान सब में कैसी है, समानता है। अतः वे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अभिलेखों में एक ही शासक ने बनाया, यानी कि ये जितने भी अभिलेख हैं उस समय के, वो किसने बनाए, अशोक ने। अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक ने पहले उपमहाद्वीप इतिहासकार को अगर देखें तो अशोक का वक्तव्य सही था। उस समय जो भी कोई रिपोर्ट या आसपास के होने वाली घटनाएं थी उसको इकट्ठा नहीं किया जाता, उसको लिखा नहीं जाता था। इतिहासकारों ने बार बार अभिलेखों के लिखे कथनों की परीक्षण करना पड़ता था कि वास्तव में सही लिखा है या नहीं लिखा है, यह पता चल सके कि उसमें लिखा गया सत्य है या ज़्यादा कहीं बढ़ा चढ़ा कर तो अतिशयोक्तिपूर्ण तो नहीं कहा गया। इसके आधार पर यह ढूंढने का प्रयास किया जाता था। और अगर हम ध्यान से देखें तो इन अभिलेखों में कुछ शब्द क्या ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, कोष्टक में लिखे हुए हैं। तो अभिलेख शास्त्री जो अभिलेख पढ़ने वाले हैं, उन्होंने वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते थे ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए, कोष्टक से हम अर्थ निकाल लें। और बड़े ध्यान से देखा जाए तो लेखक का जो मूल अर्थ है वो बदले भी नहीं, यानी परिवर्तित भी नहीं हो, इसलिए इन ब्रैकेट का उपयोग किया जाता था। इतिहासकार ने परीक्षण करने पड़ते थे, क्योंकि समय समय पर राजाओं ने अपने अपने मार्गों में इन सब में लिखाया है। यदि राजा आदेश यातायात मार्गों के किनारे नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों में उत्कीर्ण थे तो वहाँ आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ते थे, उस स्थान पर रुकते थे कि राजा ने कौन कौन से कार्य करे हैं। इस प्रकार वो उन अभिलेखों के द्वारा जान लेते थे। यहाँ पर एक सिक्का दिया गया है जो यूनानी शासक मेनांडर का है। इस प्रकार अभिलेखों में देखा जाए तो वहाँ उस समय के राजा के आदेशों का पालन जनता करती थी और उनको पढ़ती थी। पाटलिपुत्र में प्रयुक्त जो प्राकृत भाषा में उपमहाद्वीपों में सभी स्थानों पर के लोग समझते थे, तो इस प्रकार से उन आदेशों को पढ़ लेते थे। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख से भी मिलते हैं, स्रोत जो 11 है उससे। इसकी व्याख्या से अशोक की जो वेदना थी वो प्रस्तुत होती है। साथ ही युद्ध में उसकी जो मनोवृत्ति थी, यानी जब उसने कलिंग का युद्ध किया था और कलिंग के युद्ध में बहुत ज़्यादा नरसंहार हो गया था, तो उसका हृदय क्या हो गया था, परिवर्तित हो गया था। उसका उल्लेख भी उसने वहाँ किया है। तो इस प्रकार अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है इस बात की कि कलिंग युद्ध के बाद उसका मन परिवर्तित हो गया था युद्ध के प्रति। अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन अभिलेखों में उस का उल्लेख नहीं है कलिंग की विजय का और न वेदना का। हाँ, ये अन्य लेखों में प्राप्त होता है। इस प्रकार से राजा ने अपने नव विजय के बारे में इन अभिलेखों के बारे में अभिलेखों से बताया है। थैंक यू।